नमस्कार जी, मैं डॉक्टर राकेश राय सप्रा हूँ। मैं क्यूआरजी हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में हार्ट के डिपार्टमेंट का डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। इस समय जैसा कि आप सबने देखा होगा कि सबसे कॉमन बीमारी जो सभी अस्पतालों में फैली हुई है, सभी अस्पतालों में जिसके मरीज भरे हुए हैं, यह है कोविड की बीमारी। कोविड की बीमारी के इलाज के बारे में तो बहुत सारी नॉलेज सबके पास पहुंच चुकी है कि इसको बचाव कैसे करना है, अस्पताल कब जाना है, अस्पताल में ट्रीटमेंट क्या करना है, घर में अगर आप हों तो उसको कैसे मैनेज करना है। आजकल कोविड की बीमारी का एक नया कॉम्प्लिकेशन सबके सामने आया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा चिंता भी पैदा कर रहा है, क्योंकि इसके कई सारे केस हम लोग ने भी देखे हैं और ट्रीट किए हैं। वो है कि कोविड के पेशेंट में दिल की बीमारी से क्या संबंध है। एक इम्पॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो चिंता लोगों के इस समय आई है कि क्या कोविड के पेशेंट में हार्ट अटैक होने का रिस्क नॉर्मल से ज्यादा है। ये इस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और इसको कैसे एस्टिमेट करना है और इसका कैसे बचाव करना है, इसके बारे में कुछ आपको टिप्स देना चाहूंगा। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कोविड के पेशेंट में हार्ट अटैक होने का रिस्क ज्यादा है। तो इसका सिंपल जवाब तो होगा कि हाँ, कोविड के पेशेंट में, कोविड के बीमारी में ये देखा गया है कि खून गाढ़ा होने की टेंडेंसी नॉर्मल से ज्यादा है। तो खून गाढ़ा होने के कारण जो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, खून के थक्के बनते हैं शरीर के अंदर, उससे जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां होती हैं, इसका रिस्क कोविड के पेशेंट में ज्यादा पाया गया है। तो इस खून के क्लॉट होने से, खून के थक्के बनने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं। सबसे कॉमन है हार्ट अटैक। दिल की नाड़ी में अगर खून का कत्था जम जाता है तो आपको हार्ट अटैक हो जाता है। दिमाग की नाड़ी में अगर खून का थक्का जमता है तो ब्रेन का अटैक, जिसको कि हम स्ट्रोक कहते हैं, वो हो सकता है। पैर की नसों में, खासकर की वेन्स में, जो कि खून पैरों से दिल की तरफ ले जाती हैं, उसमें खून का थक्का जम जाता है तो उसको हम कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पैर की नसों में खून जम जाना। और यही अगर पैर की नसों से खून का क्लॉट टूट के हार्ट के थ्रू फेफड़े में चला जाता है तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिससे कि आपकी फेफड़े की नसों में खून का क्लॉट पहुंच गया। कई बार फेफड़े की नसों में डायरेक्टली भी क्लॉट जम सकता है, पैर की नसों से ना जाके डायरेक्टली फेफड़े की नसों में भी क्लॉट जम सकता है, उसको हम पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं। और कई बार पैर की आर्टरीज में, जो कि पैर की नसों में खून लेके जाती हैं, उसमें क्लॉट बन जाता है। उसके कारण वहां की पैर की नसों की या हाथ की नसों में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिससे कि वहां पे गैंग्रीन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये 3-4 मैनिफेस्टेशंस हैं जो कि ब्लड क्लॉट होने के कारण हो सकते हैं, और इन सभी का इंसिडेंस कोविड के पेशेंट में ज्यादा पाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कोविड के पेशेंट में हम ये कैसे अनुमान लगाएं कि उनको ये क्लॉट होने की टेंडेंसी ज्यादा है या क्लॉट होने का रिस्क ज्यादा है, जिससे कि हम उनमें बचाव करने के तरीके इस्तेमाल कर सकें। इस क्लॉटिंग टेंडेंसी को एस्टिमेट लगाने के लिए हम लोग 3 मेन पैरामीटर को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है कि कोविड की बीमारी की सीवेरिटी कितनी है। क्या कोविड हल्का है, जिसको माइल्ड कहें, या मॉडरेट या सीवियर कोविड है। पॉइंट ये है, आइडिया ये है कि जैसे जैसे कोविड की सीवेरिटी बढ़ती है वैसे ही ब्लड में क्लॉटिंग होने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। तो माइल्ड कोविड में क्लॉट होने का टेंडेंसी सबसे कम है और मॉडरेट और सीवियर कोविड में क्लॉट होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो एक ही पैरामीटर हम लोग ध्यान में रखते हैं। दूसरा पैरामीटर है कि क्या उस पेशेंट में जिसको कोविड हुआ है उसमें ब्लड क्लॉट होने की टेंडेंसी वैसे ही ज्यादा है। इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोटिक रिस्क फैक्टर्स उसमें ज्यादा हैं क्या। तो क्या क्या थ्रोम्बोटिक रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज। अगर आपको शुगर की बीमारी बहुत लंबे समय से है तो आप में ब्लड क्लॉट होने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर आपको पहले से ही हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक की बीमारी हो चुकी है तो डेफिनेटली आप में ये रिस्क ज्यादा है। अगर आप में पहले ही पैर की नसों में या फेफड़े की नसों में क्लॉट होने की बीमारी है, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, अगर पहले ये बीमारी हो चुकी है तो डेफिनेटली आप में ये रिस्क ज्यादा है। अगर आप में ओबेसिटी है, मोटापा है,
पहले आपको कैंसर की बीमारी हो चुकी है, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, या फिर अगर किसी भी कारण से आप बिस्तरे में पड़े हुए हैं, आपका हिलना डुलना बहुत कम है, जिसको हम कहते हैं इमोबिलिटी, कि आप किसी कारण से आप चलना फिरना आपका रुका हुआ है, तो इन सारी कंडीशन में आप में शरीर में ब्लड क्लॉट होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम देखते हैं। और थर्ड पैरामीटर हम देखते हैं जिसको कहते हैं डी डाइमर टेस्ट। डी डाइमर एक ब्लड टेस्ट है जिससे कि हम अनुमान लगाते हैं कि क्या आपके शरीर में ब्लड क्लॉट होने की टेंडेंसी ज्यादा है, या अभी से ही ब्लड क्लॉट होने वाली कोई बीमारी आप में मैनिफेस्ट कर चुकी है, उसका भी अनुमान हम ये डी डाइमर टेस्ट से लगाते हैं। तो ये तीन पैरामीटर, सिवियरिटी ऑफ कोविड इन्फेक्शन, प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोटिक रिस्क फैक्टर एंड डी डाइमर टेस्ट, इन तीन बेसिस पे हम एस्टिमेट लगाते हैं कि क्या आप में ऐसी क्लॉट होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो चलिए इन क्लॉटिंग रिस्क फैक्टर्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिवियरिटी ऑफ कोविड इन्फेक्शन। तो कोविड की सिवियरिटी से आपका क्लॉट होने की टेंडेंसी का रिस्क कैसे है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन माइल्ड डिग्री का हुआ, माइल्ड डिग्री हम लोग कहते हैं अगर आपको हल्का बुखार चढ़ा, हल्की गले में खराश आई, हल्का जुकाम हुआ, या ऐसे सिम्टम्स हुए, हल्का दस्त लगा, हल्का पूरे बदन में दर्द हुआ, जिसको कि आपने घर पे इलाज कर लिया। साथ में माइल्ड हम का एक मेन क्राइटेरिया रहता है कि आप में ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं हुई। तो अगर आपको हल्के लक्षण हुए और साथ में ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं हुई, तो ये माइल्ड इन्फेक्शन होता है, जो कि ज्यादातर लोगों में होता है। 80% लोगों में कोविड इन्फेक्शन माइल्ड होता है, और ऐसे लोगों में ब्लड क्लॉट होने की टेंडेंसी का चांस जनरली बहुत कम होता है। तो इसमें अगर हम कोई स्पेशल टेस्ट ना कराएं, कोई स्पेशल दवाई ना लें, तो जनरली स्पीकिंग कैन बी कंसिडर्ड जस्टिफाइड। लेकिन अगर ऐसे माइल्ड कोविड इन्फेक्शन वाले पेशेंट को अगर क्लॉट बनने का रिस्क फैक्टर है, जिसको हम कहते हैं, जैसे मैंने बताया थ्रोम्बोटिक रिस्क फैक्टर, अगर इसको रिस्क फैक्टर है तो उसमें माइल्ड इन्फेक्शन के बावजूद भी ऐसे ब्लड क्लॉट होने के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसको डेफिनेटली डॉक्टर को जाके दिखा के अपना ब्लड थिनर का चॉइस डिसाइड कर लेना अच्छा रहेगा। तो माइल्ड वालों को अगर थ्रोम्बोटिक रिस्क फैक्टर है, तब आपको इसके लिए कोई टेस्ट या कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, तब आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। अगर थ्रोम्बोटिक रिस्क फैक्टर नहीं है, ब्लड क्लॉट होने की रिस्क फैक्टर नहीं है, तो आपको इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन मॉडरेट या सीवियर डिग्री का है और उसके लिए अगर आप ऑलरेडी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, तो जनरली ये डॉक्टर का अपने आप में ही डिसीजन हो जाता है कि आपको ब्लड क्लॉट होने की टेंडेंसी का एस्टिमेट लगाएं और उसके लिए ट्रीटमेंट गाइड करें। लेकिन हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने के कारण ये देखा गया है कि मॉडरेट टू सीवियर कोविड भी कई लोगों ने घर पे इलाज किया है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपको मॉडरेट टू सीवियर डिग्री का कोविड इन्फेक्शन है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ऑक्सीजन की कमी होना, तो अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हुई, आपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से इलाज करने की जरूरत पड़ी है, तो आपको एटलीस्ट मॉडरेट डिग्री का इन्फेक्शन तो है। और सभी मॉडरेट टू सीवियर डिग्री के कोविड के इन्फेक्शन में ब्लड क्लॉट होने का रिस्क ज्यादा है। तो आपको इसके लिए डॉक्टर से सलाह जरूर कर लेनी चाहिए कि आपको इसके लिए क्या इलाज करने की जरूरत है, क्या बचाव करने की जरूरत है। तो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज वाले को डॉक्टर से सलाह और डी डाइमर का टेस्ट एक होता है, जिसको जैसे मैंने बताया जो आपके ब्लड क्लॉट होने की टेंडेंसी का एस्टिमेट देता है। आप सबको ये टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। ये टेस्ट कब करना चाहिए? डी डाइमर टेस्ट जनरली स्पीकिंग कोविड इन्फेक्शन की शुरुआत में करने का कोई फायदा नहीं है। ये जनरली अंदाजा 1 हफ्ते के बाद, अगर आपको बुखार या कोई भी कोविड का इन्फेक्शन का लक्षण चालू हुआ, उसके 6-7 दिन के बाद आपको ये डी डाइमर का टेस्ट कर लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया, अगर आपका माइल्ड इन्फेक्शन है तो ये डी डाइमर टेस्ट करने की जरूरत सिर्फ उनको है जिनमें क्लॉट होने के रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आपको मॉडरेट टू सीवियर कोविड इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको डेफिनेटली ये डी डाइमर का टेस्ट करना चाहिए। सिम्टम्स के अंदाजा 1 हफ्ते के बाद ये टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। और अगर ये टेस्ट आपका एबनॉर्मल हुआ,
एबनॉर्मलिटी का भी हम रेंज बताते हैं। अगर हल्का बढ़ा हुआ है तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर कोविड इन्फेक्शन में डी डाइमर हल्का बढ़ा हुआ पाया जा सकता है, जिसके लिए हमको कोई स्पेशल इलाज की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपका डी डाइमर टेस्ट 2 से 3 गुना अपर लिमिट से ज्यादा है, तब आप में ब्लड क्लॉट होने का रिस्क डेफिनेटली ज्यादा है, और इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह करके ब्लड थिनर टैबलेट या इंजेक्शन जरूर लिखवा लेना चाहिए और जरूर स्टार्ट कर लेना चाहिए, भले ही आप कोविड का इन्फेक्शन का इलाज घर पे ही कर रहे हो। तो ये आप ध्यान रखें। अगर आप में ब्लड क्लॉट होने का रिस्क फैक्टर ज्यादा है तो माइल्ड इन्फेक्शन में भी आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। अगर आप में मॉडरेट टू सीवियर कोविड इन्फेक्शन है, दैट मीन्स अगर आपको ऑक्सीजन के सपोर्ट की जरूरत है, तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी है कि ब्लड क्लॉट होने की टेंडेंसी से कैसे बचाव किया जाए। और तीसरा, अगर आपने माइल्ड इन्फेक्शन या मॉडरेट इन्फेक्शन में डी डाइमर का टेस्ट, जो कि 1 हफ्ते के बाद करना चाहिए, किया है और ये डी डाइमर का टेस्ट 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको डॉक्टर से सलाह करके अपने बचाव के लिए और इलाज के लिए दवाई का चॉइस कर लेना चाहिए। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको समझना चाहिए कि इससे बचाव कैसे किया जाए और इसका इलाज क्या किया जाए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, ध्यान में रखना है कि अगर आप में क्लॉट होने का रिस्क फैक्टर है, जिसके लिए कि पहले से ही आपको अगर कोई इलाज चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पहले से ही हार्ट अटैक हो चुका है या स्ट्रोक हो चुका है और आपको खून पतला करने की दवाई जैसे कि एस्पिरिन की गोली पहले से ही चल रही है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये दवाई बंद नहीं होनी चाहिए। बंद होने में आपका रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो ये पुरानी दवाई किसी भी पेशेंट को बंद नहीं करनी है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर आप में ब्लड क्लॉट होने का रिस्क फैक्टर है, जैसे मैंने अभी 4-5 रिस्क फैक्टर बताए थे, अगर आप में ये ब्लड क्लॉट होने का रिस्क फैक्टर है तो माइल्ड कोविड होने के बावजूद आपको कोविड स्टार्ट होने के 1 हफ्ते पे डी डाइमर का टेस्ट जरूर करना है। और अगर ये 2 से 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है तो डॉक्टर से सलाह करके आपको किस किस्म का ब्लड थिनर लेना है ये आपको डिसाइड करना है। मेन जो डिसीजन का फैक्टर है कि आम एस्पिरिन की गोली के से बढ़ के ब्लड क्लॉट को बचाने के लिए कुछ ब्लड थिनर टैबलेट्स दी जाती हैं या ब्लड थिनर इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि हेपरिन हो गया या टैबलेट हो गई जैसे कि एसिट्रॉम हो गया, या कई नई किस्म के ब्लड थिनर टैबलेट्स हैं जिसका चॉइस और डोज डॉक्टर डिसाइड करेगा। तो अगर आपको ऐसा कोई भी फैक्टर है तो आपको डॉक्टर से जरूर सलाह कर लेनी चाहिए। और तीसरा, जैसे मैंने बताया, अगर आपको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है, भले ही आपने घर में इलाज किया है, 1 हफ्ते पे डी डाइमर टेस्ट जरूर कराएं। और अगर ये डी डाइमर आपका 2 से 3 गुना ज्यादा है तो डॉक्टर से सलाह करके इसकी दवाई का चॉइस और डोज डिसाइड करके आप इसको चालू कर लें। तो मैं आखिरी में आपको ये कंक्लूड करके ये बताना चाहूंगा कि कोविड के पेशेंट में ब्लड क्लॉट होने का रिस्क, हार्ट अटैक या किसी भी ब्रेन का स्ट्रोक या पैरों की नस में या फेफड़े की नस में क्लॉट होने का रिस्क काफी जेन्युइन है और इससे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं। लोगों को हार्ट अटैक का रिस्क हो रहा है, हार्ट अटैक का कारण उनकी जान भी जा रही है। पैर की नसों में क्लॉट होने के कारण कई लोगों को पैर कटवाना पड़ रहा है, जिसको हम एम्पुटेशन कहते हैं। तो इस चीज को हमको सीरियसली लेना चाहिए और इसके लिए बचाव के लिए डॉक्टरी सलाह करके कौन सा ब्लड थिनर लेना है, कब तक लेना है, ये जनरली डॉक्टर की सलाह के साथ लेना चाहिए और ये बहुत जरूरी फैक्टर है, इसको ध्यान रखना।